मेरी सास अपने तकिया को अपने कलेजे से लगाकर सोती। जब भी कोई उस तकिए को हाथ लगाने की कोशिश करता तो वह एकदम से घबरा जाती और रोने लग जाती। आखिर उस तकिए में ऐसा क्या था? इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैंने उसे उठा लिया। उसके बाद तो मेरे साथ। मेरा नाम काजल है। पूरे घर में मैं सबसे जिद्दी और गुस्से वाली लड़की थी। मुझे हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, जिसकी वजह से शायद मेरे माता पिता मेरे लिए खूब परेशान थे। लेकिन उन दिनों जवानी के दिन थे, इसलिए मैं अपना अच्छा बुरा जरा भी नहीं समझ पाती थी। मुझे थोड़ी सी भी गलती लगती तो मैं पूरे घर को आसमान पर उठा लेती और गुस्सा करने लग जाती। सब लोग मेरी इस आदत से तंग आ चुके थे। जब कॉलेज में थोड़ी सी भी बात पर अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं पूरे कॉलेज की लड़कियों पर चिल्ला जाती और उनके साथ झगड़ने लग जाती। शायद इसी वजह से ना मेरी कोई सहेली बन पाई और ना ही मुझसे कोई बात करता था। लेकिन खैर, मुझे इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी और घर आने के बाद माँ और पापा मेरे लिए सब चीज़ें तैयार रखते थे ताकि थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए। अगर कोई कमी रह गई तो मैं भी बेवजह पूरे घर को सर पर उठाऊंगी। खैर, अब मेरा कॉलेज भी पूरा हो गया था और मैं आगे की पढ़ाई करने में लग गई। लेकिन अब मेरे माता पिता को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। उनको बस यही फिक्र थी कि अगर मेरी शादी किसी अच्छे घर में ना हुई तो क्या होगा, और अच्छे घर में हो भी कैसे। मेरे स्वभाव से सब लोग वाकिफ थे, भला मेरा रिश्ता कौन करवा दे। तभी एक दिन मेरे मामा जी हमारे घर पर आए तो मेरी माँ और मेरे पिताजी ने उन लोगों के सामने मेरे रिश्ते की बात छेड़ी और कहा कि काजल का कोई अच्छे घर में रिश्ता करवा दो ताकि हम लोगों को भी जिम्मेदारी से थोड़ा राहत मिले। तभी मेरे मामा जी ने मना कर दिया और बोले कि हर लड़के के परिवार वाले यही चाहते हैं कि उनकी बहू शांत स्वभाव की हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करे और छोटी मोटी चीज़ को समझे। लेकिन यह तो किसी भी चीज़ को नहीं समझती है, हर समय बस ऐसे गुस्सा करना होता है। और ससुराल में इसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए भाई, मैं तो रिश्ता करवा कर किसी भी तरह से अपने ऊपर बात नहीं लेना चाहता। मेरे मामा जी की यह बात सुनकर मेरी माँ पापा को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वहीं दूर खड़ी मैं सब कुछ सुन रही थी और मेरे गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। मैंने फिर मामा को बुरा भला बोल दिया और कहा कि अगर आप रिश्ता नहीं करवाएंगे तो क्या मेरा जीवन भर रिश्ता नहीं होगा? अपने आप को बड़े आए भगवान समझने वाले, नहीं करवाना था तो हमारे घर पर आकर मुझे जलील करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तभी मेरे मामा जी बड़ी गर्दन हिलाते हुए वहाँ से चले गए। मुझे जरा भी समझ नहीं थी कि जिस तरह मैं व्यवहार करती हूँ आगे जाकर मेरे लिए कितना दुखदायी हो सकता है। मुझे किसी भी चीज़ की समझ नहीं थी। अब शायद मैं बड़ी हो चुकी थी, लेकिन मेरे माँ बाप को तो बस यही फिक्र सता रही थी कि अगर कहीं मैं उन लोगों के सामने कुछ भला बुरा ना बोल दूँ। मेरे माँ बाप को ये सोच खाई जा रही थी। लेकिन खैर, एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मेरे मम्मी पापा वहाँ आए और हाथ पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी, वह तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल में हम लोगों की लाज रख लेना। ज़रा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करना। यह ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ हमारे ही मन का हो, कभी कभी हमें दूसरे की बात को भी समझना चाहिए। इसलिए तुम अपने ससुराल में कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारी नज़र झुक जाए। शायद माँ पापा की वे बात मेरे दिल की इतनी गहराई तक पहुँच गई कि मैं सब कुछ समझ गई थी। अब मुझे लग रहा कि जरूर मुझ में ही गलती है, क्यों बार बार गुस्सा करना और अपनी जिद मनवाना। इस तरह से रहना शायद मेरे लिए नुकसानदायी हो सकता है। इसलिए माँ पिताजी ने जो बात बोली वह सीधा मेरे दिल पर जा लगी और मुझे समझ में आ गया कि मेरा गुस्सा और जिद करना कितना खतरनाक है। मुझे ऐसा नहीं करना। अब मुझे माँ पापा से बात करनी चाहिए। मैं अपने माँ बाप के पास गई और उन लोगों से वादा करते हुए बोली कि मुझे माफ़ कर दो। आज से पहले मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा।
ना तो मैं जिद करूँगी और ना ही गुस्सा करूँगी। मैं सामने वाले की सिचुएशन समझूंगी। आप लोगों का सर हमेशा उठाए रखूंगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शायद मेरी यह बात सुनकर उनको सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी। अब उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन लोगों को तो मानो पूरी दुनिया की खुशी मिल गई हो। तभी मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू भी झलक उठे। खैर, जब दूसरे दिन मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए सब लोग उनकी खातिरदारी की तैयारियों में लग गए। दूसरे दिन लड़का खुद भी मुझे देखने के लिए आया। हम लोगों ने अच्छे से बातें की और ससुराल वालों ने मुझको पसंद भी कर लिया और मुझे भी लड़का पसंद आ गया। ऐसे ही हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। मेरे होने वाले पति का नाम सुरेंद्र था। सुरेंद्र काफ़ी संस्कारी और अच्छे स्वभाव का लड़का था, लेकिन मैं भी इतना बदल चुकी थी तो शायद सुरेंद्र को मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब बड़े ही धूमधाम से मेरी और सुरेंद्र की शादी हो गई। अब मैं अपने ससुराल के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी थी। उन लोगों की हर बात मानती और पूरे घर का काम भी अच्छे से कर लेती। वो लोग इतने अच्छे थे कि मुझे किसी भी तरह से गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करते थे। मुझे जो भी चीज़ की ज़रूरत होती वह मेरे सामने पेश कर देते और मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। मैं भी उनकी खूब इज्जत करने लगी। अब मैं अपने ससुराल में खूब खुश थी और मैं अपने साथ साथ सभी का ख्याल रखती थी, क्योंकि मेरे ससुराल मेरे पति और मेरी सास दो ही सदस्य थे। क्योंकि मेरे ससुर का देहांत मेरे पति सुरेंद्र के बचपन में ही हो गया और सुरेंद्र अपने माता पिता के इकलौते ही बेटे थे। परिवार में बस 3 ही लोग थे, इसलिए मैंने अपनी बहू होने का फर्ज बखूबी निभाया और अपनी सास को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। हरदम उनकी सेवा में लगी रहती। अब कुछ दिनों से मैं एक बात को नोट कर रही थी जो मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो ये बात थी कि मेरी सास एक तकिया अपने कलेजे से लगाकर सोती थी और उस तकिया को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देती थी। अगर कहीं बाहर भी जाना होता तो उस तकिए को भी साथ में ही लेकर जाती थी। अगर गलती से भी इस तकिए को कोई हाथ लगा देता तो उनका घबराहट भरा चेहरा पसीने से लथपथ हो जाता है और वह रोने लग जाती हैं। आखिर ऐसा उस तकिए के में क्या था? तभी मैंने एक दिन सुरेंद्र से बात की तो सुरेंद्र ने कहा, माँ को इस तकिए के साथ मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि माँ तकिए को कभी भी किसी को हाथ नहीं लगाने देती, यहाँ तक कि पिताजी को भी हाथ नहीं लगाने देती थी। और मैंने तो जब से माँ को यह सब करते देखा है, उसके बाद भी इस तकिए को हाथ ही नहीं लगाया, क्योंकि अगर वह नहीं चाहती तो हम लोग उस तकिए को हाथ ना लगाएं तो हम उस तकिए से दूर ही रहते हैं। तभी सुरेंद्र ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि तुम भी उस तकिए से दूर ही रहना। मैं नहीं चाहता कि माँ किसी भी तरह से परेशान हो। उस समय मैंने सुरेंद्र को हाँ तो बोल दिया, लेकिन मेरे मन से यह बात कहाँ निकलने वाली थी। मुझे तो सब कुछ जानना था कि आखिर उस तकिए में ऐसा क्या है, कहीं माँ कुछ परेशानी में तो नहीं है। तभी एक दिन मैंने तकिया धोने के बहाने उनके कमरे में गई और जैसे ही तकिए का कवर निकालने लगी, सास ने तुरंत ही तकिए को मेरे हाथ से छीन लिया। तभी सास ने कहा, आज के बाद मेरे तकिए के आसपास भी मत भटकना। रही बात तकिए के कवर के धोने की, तो यह काम मैं खुद ही कर लूँगी। अब दोनों माँ बेटे मुझसे नाराज़ हो गए। मैंने काफ़ी कोशिश की और माफ़ी मांगी, लेकिन कुछ दिनों तक उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की। लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया और दोनों माँ बेटे मुझसे बोलने लगे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यह काम चोरी छुपे ही करना होगा, क्योंकि अगर मैं यह जान ना पाई तो मैं पूरी उम्र इसी पछतावे में रहूँगी कि आखिर तकिए के अंदर ऐसा क्या है। लेकिन कुछ दिनों तक मैं उस तकिए से दूर ही रही, जिससे माँ और सुरेंद्र को विश्वास हो गया कि अब मैं उस तकिए के आसपास भी नहीं जाऊँगी। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाली थी। मुझे तो यह राज जानना ही था कि आखिर ऐसा उस तकिए में क्या है कि माँ का ऐसा हाल हो जाता है। यह रात जानने के लिए मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। तभी एक दिन मेरी सास नहाने के लिए चली गई। मैंने इसी समय का फ़ायदा उठाते हुए माँ जी के कमरे में चली गई। जैसे ही कमरे में गई और तकिया उठाया और उसका कवर उतार कर जैसे ही देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई।
इतने में मेरी सास भी वापस आ गई। शायद वो कुछ बाहर भूल गई थी जो वापस लेने आई थी। अचानक वह सब देखते ही वह जोर जोर से रोने लग गई। उस समय सुरेंद्र घर पर नहीं था, इसलिए मैंने जैसे तैसे उन्हें संभाला और पानी पिलाया। तभी मैं अपने सास के कदमों में गिर गई। उनसे पूछने लगी कि आखिर उस तकिया में ऐसा क्या है। माँ जी, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, प्लीज़ बता दीजिए माँ जी। मेरे बार बार विनती करने से माँ जी बताने के लिए मान गई। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाते हुए कहा कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, यह सुनकर शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन यही सच है। तभी मैं बड़े ध्यान से मेरी सास की बात सुनने लगी। तभी वह कहने लगी कि जब मैं कुंवारी थी तो मैं माँ बन चुकी थी और जो मेरे बच्चे का पति था वह मुझे छोड़कर भाग गया था। इसलिए मैं अपने बच्चे को अनाथालय आश्रम छोड़कर आ गई ताकि समाज के लोग मुझ पर गंदी नज़रों से ना देखें और मुझे चरित्रहीन ना बोलें। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं उस लड़के से खूब प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझसे धोखा किया था। इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी शादी तुम्हारे ससुर से करवा दी और मेरे सुरेंद्र हो गया। लेकिन उसकी याद मुझे हर रोज़ सताती थी। इसलिए एक दिन मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए अनाथ आश्रम गई तो मैंने देखा कि उसे कैंसर की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वो दुनिया को छोड़कर चला गया। उसके बाद से उसकी एक फ़ोटो मैं इस तकिए के अंदर रखती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस राज को जान पाए, क्योंकि अगर यह तकिए के अंदर की फ़ोटो कोई देख ले तो हर किसी के मन में तरह तरह के सवाल होंगे और मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगी। इसलिए मैं इस तकिए को किसी को हाथ नहीं लगाने देती और अपने बेटे की तस्वीर इसके अंदर छुपा कर रखती हूँ, ताकि अपने मन को हल्का करने के लिए उसकी तस्वीर को देख लूँ। अब मैंने भी अपनी सास से वादा किया कि ये राज अब राज ही रहेगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।